नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज रक्षाबंधन है, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के बीच भी हम चर्चा करेंगे राजनीतिक, बिहार की चर्चा करेंगे। वैसे तो उथल पुथल ज्यादा झारखंड में है, लेकिन बिहार में चुनाव की बात अब होने लगी। चुनाव से दूर भाग नहीं सकते। और देखिए, बीजेपी ने तो तय कर लिया है कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे। इंडिया ब्लॉक से भी तय है कि तेजस्वी यादव ही नेता होंगे। प्रशांत किशोर की सक्रियता भी बढ़ रही है। लेकिन जब बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम, आरएलएम सारी पार्टियां एक हो जाती हैं, तो एनडीए की मजबूती अधिक हो जाती है और तेजस्वी यादव की चुनौतियां अधिक बढ़ जाती हैं। देखिए, हमने पिछले डिस्कशन में भी कहा था कि बिहार में समीकरणों की राजनीति और 2005 के पहले के भय की राजनीति चल रही है। प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यदि हम एनडीए और इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो नीतीश कुमार ने सब कुछ जमा कर लिया है, संग्रह कर लिया है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए क्या चुनौतियां हैं? उन्हें अपनी रणनीति में, स्ट्रैटेजी में क्या करेक्शन करना होगा? उनके पास अवसर क्या है? देखिए, 2015 में सत्ता का स्वाद फिर से आरजेडी ने इसलिए चखा क्योंकि नीतीश कुमार साथ थे और बिहार में महागठबंधन था। दूसरी बार भी नीतीश कुमार की कृपा से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने आरजेडी के समर्थन से। लेकिन 2020 के चुनाव को भी याद करना होगा, जब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मुख्यमंत्री बनते बनते बच गए तेजस्वी यादव, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बनी थी क्योंकि चिराग पासवान का खंजर जेडीयू को तकलीफ दे रहा था, तकलीफ दे चुका था। 38 सीटों पर जेडीयू की हार के पीछे एलजेपी, लेकिन अब एलजेपी साथ में। और देखिए, तेजस्वी यादव का आधार कितना बढ़ा, यह तेजस्वी यादव को सोचने का समय निकालना चाहिए। वे यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम लोग बार बार कहते हैं विपक्ष को बैठना तो चाहिए ही नहीं चाहिए। और तेजस्वी की चुनौतियां, देखिए, प्रशांत किशोर ने लालू यादव को ऑनलाइन में डिफाइन किया कि वे गरीबों के नेता बनकर उभरे, बाद में वे पिछड़ों के नेता बने और फिर यादवों के नेता बन गए। मैं मुसलमानों का भी मानता हूं, लेकिन पूर्णिया में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में यादव और मुसलमान दोनों भाग गए। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में क्या हुआ? मुसलमान शंकर सिंह की ओर भाग गए और सवर्णों ने जेडीयू बीजेपी को गच्चा दे दिया। तो तेजस्वी यादव को यदि चुनौती कड़ी पेश करनी है तो आधार बढ़ाना होगा। मुकेश सहनी जुड़े हैं, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं चलती रहती हैं। इधर के दिनों में अजीत जी, आपने भी देखा कि रिश्तों में बहुत खटास हो गया था, एक दूसरे को हराने पर आमादा। लेकिन हिना साहब के साथ लालू यादव ने समझौते की बात आगे बढ़ाई। तो इन परिस्थितियों में जब हम कहते हैं लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष हमेशा सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार होता है, तेजस्वी यादव को अपनी रणनीति, तेजस्वी यादव को अपना आधार। लोकसभा चुनाव में हमने देखा, आपने देखा कि इनके ही कई विधायक, इनके ही प्रत्याशियों को हरमाने में लगे थे। और अब भी खबरें चलती रहती है कि इनके कई विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। विश्वास मत परीक्षण के दौरान भी आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने हनुमान की तरह छलांग लगाया। अजीत जी, देखिए, ये आपने बहुत सही मौके पर एक सही सवाल उठाया है चर्चा के लिए। देखिए, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को। उस जी, घोषणा से पहले ही उनकी एक्टिविटी जितनी बढ़ गई हैं, इतनी गतिविधियां बढ़ गई हैं उनकी। 2 बैक टू बैक उन्होंने बड़े समारोह किए। आपने देखा बापू सभागार में किस तरह की भीड़ जुटी और कैसे लोगों ने जय बिहार के नारे लगाए। तो एक पार्टी जी, जो अभी नॉन एक्जिस्टेंट है, उसके कार्यक्रम हो रहे हैं। नीतीश हम्म, कुमार लगातार नौकरियों का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं कि अब हम 2 लाख और नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे।
बीजेपी देखिए, अभी आप ही ने खबर चलाई, तो सुनील पांडे शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, तो बीजेपी अपने अभियान चला रही है, नीतीश कुमार अपना चला रहे हैं, प्रशांत जी किशोर अपना चला रहे हैं, और उसके बरक्स जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो क्या कर रही है? कहीं विपक्षी बिल्कुल। पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की कोई गतिविधि नहीं दिख रही है, कोई राजनीतिक हम्म, गतिविधि जमीन पर नहीं दिख रही है। उल्टे ये दिख रही है कि आप चिट्ठी लिख रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को कि आप अगर गए प्रशांत किशोर की तरफ तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे आप घेर करके नहीं रख सकते हैं ना कार्यकर्ता। हम लोग का भोजपुरी में कहावत है कि चार गोड़वा को बांधते हैं, दो गोड़वा ना बनाए। तो दो पैर जी वाला आदमी को थोड़ा बांध लीजिएगा, आप नेता को बांध लीजिएगा थोड़े। आप अपनी बिल्कुल। गतिविधियां अगर आपकी चल रही होंगी, आप कोई उम्मीद पैदा कर पाएंगे कि हम लड़ाई में हैं, हम सरकार बनाएंगे, तो आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे, आपको साथ छोड़ के नहीं जाएंगे लोग। आप अगर जी सामाजिक समीकरण इस तरह का बनाएंगे तो सारी पार्टी लोग, सारी जातियों के लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप सबको मौका देने का एक माहौल बनाएंगे तो आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे। कोई एक आइडियोलॉजी पेश करेंगे तो उस आइडियोलॉजी के साथ लोग जुड़ेंगे। आप कोई एजेंडा, कोई रूपरेखा सरकार चलाने की रखेंगे, अपना एजेंडा पेश करेंगे, तो उस एजेंडे को पसंद करने वाले लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कुछ तो करना होगा ना लोगों को जोड़ने के लिए। आप कार्रवाई करने का भय दिखा करके नहीं जोड़ सकते हैं। आप लोगों बिल्कुल। के मन में या तो ये भाव जगाएं कि सत्ता देंगे, हम हमारे साथ आओगे सत्ता जी मिलेगी, या कोई ऐसा एजेंडा पेश करें जिससे लोगों को यकीन हो। देखिए, जो पार्टी नहीं होती है, हमने देखा है अरविंद केजरीवाल ने ऐसा एजेंडा पेश किया, मुफ्त की रेवड़ी जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, उसकी शुरुआत की उन्होंने। मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, नगद पैसा देंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे, वैसा शिक्षा अस्पताल बनाएंगे, लोग जुड़ गए उनके साथ। हम्म, तो जो गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है आरजेडी का, उसको ठीक करना है। अपना ए टू जेड के जिस समीकरण की बात करते हैं तेजस्वी यादव, उस समीकरण को कंसोलिडेट करना है, सीमेंटेड करना है, उस समीकरण को एक एजेंडा पेश करना है आपको जनता के सामने, और जनता के बीच जा करके पेश करना है। देखिए, लोगों ने यकीन किया ज्ञानेश्वर जी राहुल गांधी की बात पर भी, बिल्कुल। जिनको बतौर पप्पू स्टैब्लिश किया था बीजेपी ने, लगातार हजारों करोड़ रुपए का कैंपेन चला करके सोशल मीडिया में। कोई यकीन नहीं करता था कि पप्पू में ये राहुल गांधी भी कभी विकल्प हो सकते हैं। जब वो पैदल चले, देश में घूमे, तो लोग ने उनकी बात पर भी यकीन किया, उनके एजेंडे जी पर भी लोगों ने यकीन किया, उनकी मोहब्बत की दुकान के की बात पर लोगों ने यकीन किया, संविधान आरक्षण बचाने की बात पर यकीन किया लोगों ने, ओबीसी जाति आरक्षण की बात, आबादी के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की उन्होंने बात की, लोगों ने यकीन किया। तो ये किसका एजेंडा है? जाति जनगणना, जाति के आधार पर अनुपात में आरक्षण बढ़ाना, ये किसका एजेंडा है? ये तो लालू यादव का बिल्कुल। एजेंडा है, तेजस्वी यादव का जी एजेंडा है। हम्म, तेजस्वी यादव गए थे साथ में, जब नीतीश कुमार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर के गए थे प्रधानमंत्री के पास, तो कहाँ क्या कैंपेन चल रहा है जिससे लगे कि तेजस्वी यादव क्लेम कर रहे हैं? या जो आपने कहा, प्रशांत किशोर की बात आपने कही कि गरीबों के नेता लालू यादव थे, उस लिगेसी को रिक्लेम करने के लिए तेजस्वी यादव क्या कैंपेन चला रहे हैं? नहीं, कि वो सबसे बड़ी बात अजीत जी, सबसे बड़ी बात यही अटक जाती है कि देखिए, तेजस्वी यादव को यह बात समझनी होगी कि जब कभी चुनाव का मौसम आता है, मौका आता है, और नीतीश कुमार उधर होते हैं। नीतीश कुमार 2005 के पहले के दिनों का याद कराकर बिहार जीत लेते हैं। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव नए जमाने के नेता हैं। 2005 के पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे कैसे तेजस्वी यादव बिहार की जनता से विस्मृत करा पाए? जो आपने कहा मोहब्बत की दुकान, अखिलेश यादव ने भी प्रयोग किया और देखिए सफलता मिली। मिल गई। और देखिए, हाँ, जब आप प्रशांत किशोर की बात करते हैं, मैं पिछले दिनों जब साक्षात्कार कर रहा था तो मैंने पूछा विजन डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास? उन्होंने कहा बिहार के लिए तो हम विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे ही करेंगे। जो 8,500 पंचायत हैं, प्रत्येक पंचायत के लिए अलग अलग विजन डॉक्यूमेंट हम पेश करेंगे। मतलब मेरा वो पंचायत जहां मैं पिछले 20 वर्षों से नहीं गया हूं, मुझे नहीं पता है कि वहां क्या है, क्या बदलाव हुआ, किधर गली है, किधर रास्ते हैं, किधर कुआं है, किधर बोरिंग है। प्रशांत किशोर उसके बारे में भी बताएंगे। अजीत जी आपके गांव की स्थिति के बारे में भी बताएंगे जब अलग अलग पंचायतों का विजन डॉक्यूमेंट आएगा। तो जब लड़ाई इतनी गंभीर होनी है तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में करेक्शन तो करना होगा, और बिहार के लोगों को यह भरोसा दिलाना होगा कि ठीक है, मैं लालू यादव का बेटा हूं, मैं सांप्रदायिक ताकतों से नहीं डरता हूं, मैं फांसीवादी ताकतों से नहीं डरता हूं, लेकिन जैसा 2005 के पहले बिहार था और जिस बात को लेकर बदनामी होती थी, आप सुनिश्चित रहिए तेजस्वी यादव वह सब नहीं होने देगा।
देखिए, ये तो सबसे सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोग हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं और कई बार ऐसा हुआ भी कि तेजस्वी यादव ने कोशिश की बताने की कि हम नए जमाने जी के हैं और हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने अपने आचरण में भी कई बार दिखाया। देखिए, चाहे अमरेंद्रधारी सिंह हो, चाहे मनोज झा हो, उन्होंने दिखाया भी है कि जगदानंद सिंह हो, कि हम सबको लेकर के साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इस बार लोकसभा में उन्होंने टिकट भी इसी हिसाब से दिए, चाहे मुन्ना शुक्ला को लड़ाना हो, या उन्होंने इस तरह से प्रयास किए हैं। जरूर अपने तरफ से वो जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में कमी है। देखिए, उस प्रयास में कमी ये है, जिस कमी की हम लोग कम से कम 4 बार चर्चा कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में, हम्म, लोकसभा चुनाव में। उनको क्या ज़रूरत थी कि 40 में से आप 11 यादव लड़ाइएगा? ये बिल्कुल जो चर्चा है, ये जो आपने अखिलेश यादव का कहा, उसी पर हमको ध्यान आया कि उन्होंने पीडीए की बात की। उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात की जब अखिलेश यादव ने, तो अपने आचरण में भी दिखाया कि हम पिछड़ों को तरजीह दे रहे हैं, पिछड़ों में यादवों को तो कतई तरजीह नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जी 5 टिकट, 80 में सिर्फ 5 यादव लड़ाए। तो उन्होंने कहा कि हम पिछड़ा मतलब पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा भी बिल्कुल उसमें जिस अनुपात में है, उस अनुपात में हम दे रहे हैं। बल्कि यादव तो अनुपात में कम कर लिया। बिहार, उत्तर प्रदेश हम्म, में 10% यादव हैं, तो 80 टिकट में 8 पर क्लेम बनता था, लेकिन उन्होंने जी सिर्फ 5 ही दिए। हम्म, और दूसरी पिछड़ी जातियों पर उन्होंने फोकस कर दिया, जो बीजेपी का कोर वोट होता था, लोध हो, चाहे कुर्मी हो, ये पटेल हो, जो कुशवाहा हो, इन सबको उन्होंने जोड़ लिया अपने साथ। सैनी, मौर्य, शाक्य, ये सब पार्टियां जोड़ी उन्होंने। राजभर जोड़ा, अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया राजभर। तो ये जी इस तरह का प्रयास तेजस्वी यादव क्यों नहीं कर सके? तेजस्वी यादव को देखिए, आप लोकसभा चुनाव में एक छोटा सा प्रयोग उन्होंने किया कुशवाहा को टिकट देने का, और वो प्रयोग काफी हद तक सफल हो गया। तो अगर बिल्कुल अगर आप सोचिए कि अगर 11-10-11 यादव लड़ाने के बदले अगर आप कम लड़ाए रहते, 6-5 लड़ाए रहते, और 5 आपने दूसरी अन्य पिछड़ी जाति को दी नहीं होती। 11 यादव आपने लड़ाया, अजीत जी 11 यादव आपने लड़ाया, लेकिन एक यादव जो जीतने वाला था, जो जीता था, उसे रोक हाँ, दिया। उसको आपने इसका हराने के संदेशा लिए भी कहां चला गया? वही उसको हराने के लिए आप पीछे पड़ गए कि हर हाल में इनको जी हराएंगे। तो आपकी बिल्कुल निजी आपकी जो कुंठा है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है पप्पू यादव को लेकर, वो कॉम्प्लेक्स भी सामने आ गया। तो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं कि यादव समाज के जो नौजवान बच्चे हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो हम्म, वो तुलना करेंगे, वो आपकी आचरण को, आपकी मंशा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने कहीं, आप एक तरफ ज्यादा ज्यादा यादव लड़ा करके, 1/4 यादव लड़ा करके आपने एक मैसेज बनवाया, और दूसरा मैसेज खराब हो गया आपका पप्पू यादव के यहाँ से। तो ये बदलिए। पीडीए जो बनाया था अखिलेश यादव ने, और आप जिस ए टू जेड की बात करते हैं, दोनों का फर्क देख लीजिए। उनका पीडीए देखिए और आप अपना ए टू जेड देखिए। तो जी ये एक तो सबक लीजिए, और ए टू जेड में बाकी सारी जातियों को शामिल करिए। और दूसरा, जो आप बार बार कहते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में जो गमछा लहराने वाली बात हुई, उस धारणा को बिल्कुल बदलिए। बिल्कुल आप पढ़े लिखे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो विनम्र सुएव जो चेहरे हैं, सॉफ्ट चेहरे हैं, जो नरम चेहरा है, आप उसको आगे करिए, वो दिखाइए। आपका तेजस्वी यादव का चेहरा भी नरम है, वो बहुत आक्रामक चेहरा नहीं है उनका, लेकिन चुनाव के समय पता नहीं कैसे, किस जोश में, लोगों के नारे के जोश में आकर के, जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और मंच पर चढ़ते हैं, वैसे जो तेवर दिखते हैं, जो उनके समर्थकों का रुख रवैया दिखता है, आप तुलना कर लीजिए वैसा कहीं किसी दूसरे नेता में दिखता हो तो। प्रधानमंत्री की इतनी सभाएं होती हैं, नीतीश कुमार की इतनी सभा होती है, इतनी सौम्यता से भीड़ आकर के बैठती है, सुन के जाती है। ये समझना होगा तेजस्वी यादव को कि बड़ी आबादी बिहार की जो है, वो अत्यंत पिछड़ों की है, दलितों की है। 50% आबादी ऐसे लोगों की है जो एकदम वंचित हैं, समाज में भी बहुत निचले तबके के हैं। उनको ये आक्रामकता, ये जोश, ये सब चीजें पसंद नहीं आती है। उनको अपने हित की बात समझ में आती है, जो हित की बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार करते हैं। तो उनके हित बिल्कुल की बात करिए, उनको भरोसा दिलाइए। मायावती जब पहली बार पूर्ण बहुमत से जीती, तो किसके वोट से जीती थी? 2012 में पूर्ण बहुमत मिला अखिलेश यादव को, किसके वोट का मिला? ऐसे तबके जो बहुत ही पावरफुल तबकों से डरे रहते हैं, घबराते हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं, प्रशासन से जिनको चिंता लगी रहती है, जिनको लगता है कि उनके ऊपर अत्याचार हो सकता है, ऐसे समूहों को, ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स को आप एड्रेस करिए, उनको अपने साथ जोड़िए, वो जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं नहीं है कि वो नहीं अजीत जुड़ेगा। जी अजीत जी मैं पिछले दिनों देश की एक बड़ी सर्वे एजेंसी जो ओपिनियन पोल्स कराते हैं, एग्जिट पोल्स कराते हैं, उनके सीईओ के साथ संवाद में था। तो हमने पूछा कि आप सभी तो कह रहे थे नीतीश कुमार मिट गए, नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत इतना घट गया, लेकिन नतीजे तो विपरीत आए। आप सभी के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के विपरीत लाइव सिटीज ही सही साबित हुआ। उन्होंने कहा देखिए, निश्चित तौर पर हमारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल फेल हुए, लेकिन वे कह रहे थे कि देखिए, जो आप यह कह रहे हैं
कि नीतीश कुमार का जादू बरकरार है। तो ये जादू बरकरार है तो नीतीश कुमार किसी भी सेहत में रहेंगे तो फिर विधानसभा का चुनाव जीत लेंगे। हमने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए, यह सही है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी घटी है, यह सही है कि नीतीश कुमार का ग्राफ कमजोर हुआ है, यह सही है कि लोग चेंज तलाश रहे हैं, लेकिन जैसे ही गमछा लहरता है ना, वैसे ही इस गमछे के खिलाफ सारी जातियां गुलबंद हो जा रही, मुसलमानों को छोड़कर, और उसमें भी ईबीसी सबसे अधिक गोलबंद हो रहा है, सबसे अधिक। तो जब ईबीसी गोलबंद हो रहा है गमछे के खिलाफ, तो उसे सिर्फ और सिर्फ फिर से पुराना घर नीतीश कुमार का घर ही दिखता है, नतीजे बदल जाते हैं। तो इस मिथक को और इस चुनौती से कैसे निपटेंगे तेजस्वी यादव, यह बहुत बड़ी चुनौती है और इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने क्षेत्रीय तोप हैं, रीजनल तोप हैं आरजेडी में, जो यह मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि नहीं मेरे सामने कोई है। हाँ, तो सबसे पहले तो उनको काबू में करना होगा, पहले अपना बिहेवियर बदलना होगा। बिहेवियर बदलने का मतलब है कि आप किस रूप में प्रेजेंट होते हैं, किस रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो किस रूप में प्रस्तुत होते हैं तेजस्वी यादव, ये महत्वपूर्ण है। तो स्वयं एक सौम्य विनम्र चेहरे के तौर पर जो उनका नेचर है, जिस नेचर के वो व्यक्ति हैं, उसी नेचर के रूप में वो प्रस्तुत हो सामने। और वो लोगों को कैसे यकीन होगा? देखिए, राहुल गांधी के बारे में क्या धारणा बनाई गई थी कि युवराज हैं, शहजादे हैं, ये चांदी सोने के चम्मच से पैदा हुए, विदेश चले जाते हैं। तो ये सारी धारणा तो तोड़ी ना उन्होंने जनता के बीच में जाकर के। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव भी सहज रूप से जनता के बीच में जाकर के ये धारणा बना सकते हैं। लोग उनको देख करके कह सकते हैं कि अरे हम तो इनके बारे में ऐसा सोचते थे, ये वैसे नहीं है। ये कोई बड़ी चीज आज के तारीख में। देखिए, चुनावी लड़ाई, जो भी आप किसी भी राजनीतिक रणनीतिकार से पूछिएगा तो वो यही बताएगा कि पहले धारणा की लड़ाई जीतनी होती है। चुनाव की लड़ाई तो बाद में आती है, वोट की लड़ाई तो बाद में आती है, पहले आपको धारणा की लड़ाई जीतनी होती है। और धारणा की लड़ाई कौन जीतता है? जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है, माइंड को जो कंट्रोल करेगा, वो परसेप्शन की लड़ाई, नैरेटिव की लड़ाई जीतेगा। और जो जीत जाएगा वो चुनाव भी जीत जाएगा। तो नीतीश कुमार पता नहीं अपने किसी योजना के तहत करते हैं या हो जाता है, ऐसा बना हुआ है कि वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करते हैं। खासतौर से उस तबके को, ईबीसी का तबका है और जो दलित तबका है, उसको, महिलाओं के माइंड को। देखिए, हम बार बार कहते हैं जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है, जो सबसे कमजोर, असहाय, आरक्षित ग्रुप है, जिसको अपने से पावरफुल के से की चिंता हमेशा सताती रहती है, वो ग्रुप नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाता है। तो ये बात समझनी कौन सी बड़ी चीज है? ये कोई रॉकेट साइंस है जो तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे हैं? इस बात को आप समझिए। अब आप यादव के साथ जो आपने दूसरा ग्रुप लोकसभा में जोड़ा, वो कौन सा ग्रुप था? वो कुशवाहा का ग्रुप है, जो यादव के बाद उतना ही मजबूत, उतना ही पावरफुल ग्रुप है। उसको लेकर के भी अत्यंत पिछड़ी जातियां और जो दलित हैं, उसके मन में आशंका रहती होगी, भय रहता होगा। तो आप जो अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो वो दूसरा भी एक पावरफुल ग्रुप जोड़ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि ये दो बड़े ग्रुप जुड़ते हैं तो क्या अन्य पिछड़ी जातियां जुड़ेंगी आपके साथ? अत्यंत पिछड़ी जातियां जुड़ेंगी आपके साथ। बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ तो अच्छी बात है कि नीतीश कुमार भी है, सम्राट चौधरी भी है, दोनों चेहरे हैं उनके पास। जो एक बड़ी मजबूत दबंग जाति है, उसका चेहरा भी है, जो एकदम वल्नरेबल कास्ट है, उसका भी चेहरा है। तो उनके यहाँ तो समीकरण बैठ जाता है, आपके यहाँ नहीं बैठता है समीकरण। देखिए, कभी तेजस्वी यादव के साथ समीकरण नहीं बैठा उपेंद्र कुशवाहा का। तो ये इस बात उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं कि उनके साथ, यादव के साथ नहीं बैठ सकता है समीकरण हमारा। तो आप ऐसा समीकरण बिठा रहे हैं, आप उसमें आप हेराफेरी करिए, आप जो डिसरप्ट करिए। डिसरप्टर वाली जो भूमिका होती है कि जो समीकरण आपका बना हुआ है, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपका, हम लोग केमिस्ट्री के लैब में भी देखते थे कि बार बार एक ही प्रयोग करें, सफल नहीं हो रहा है, तो फिर आप सारे केमिकल्स बदल दीजिए। क्या पता सारे केमिकल बदल के आपका फायदा हो जाए। जैसे अखिलेश यादव का हुआ, उन्होंने मेन केमिकल ही बदल दिया, मेन इंग्रेडिएंट ही बदल दिया। उन्होंने यादव कहा कि हम लड़ाएंगे ही नहीं, उन्होंने मेन केमिकल ही, जो सारे अपने प्रयोग का मेन इंग्रेडिएंट बदल दिया। एमवाई तो कहा ही नहीं उन्होंने, कहीं मुस्लिम यादव नहीं कहा, बार बार पीडीए कहते रहे, आपने एमवाई हटा दिया। दोनों जो मेन इंग्रेडिएंट था, जिस पर मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स करते रहे, जिस पर समाजवादी पार्टी की राजनीति थी, वो दोनों फॉर्मूले उन्होंने निकाल ही दिया। दोनों केमिकल निकाल दिए, नए एलिमेंट्स जोड़ दिए। तो ये क्यों नहीं डिसरप्शन का काम करते हैं? डिसरप्ट करते हैं, जो समीकरण उसको डिसरप्ट करें अखिलेश तेजस्वी यादव, उसमें नई चीजें अपने आप जुड़ेंगी। नई चीजें जोड़ करके बनाने का प्रयास करें, क्या पता बन ही जाए, कोई नई चीज बन जाए। आप नए केमिकल जोड़ करके देखिए तो सही। नहीं, एक बात और है ना अजीत जी, एक बात और है। देखिए, यदि हम लालू यादव की पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं
तो लालू यादव की राजनीति में सेकंड लाइन और थर्ड लाइन भी बहुत मजबूत था। बहुत मजबूत। तेजस्वी यादव, हाँ, बहुत मजबूत था और मतलब बड़े बड़े चेहरे थे। लेकिन आज की तारीख में यदि आप आरजेडी के अंदर खाने के भीतर देखिएगा, अंदर खाने में देखिएगा, तो सेकंड लाइन थर्ड लाइन का अभाव दिखाई पड़ता है, या सेकंड लाइन थर्ड लाइन वैसा है जिसे बिहार की जनता ने अभी स्वीकार नहीं किया। अब देखिए ना, जगदानंद सिंह प्रशांत किशोर पर हमलावर होते हैं। प्रशांत किशोर ने तो नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन को संभाला है, नीतीश कुमार के चुनाव कैंपेन को संभाला है, तब जब नीतीश कुमार 2014 में मिट चुके थे। फिर ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जगन रेड्डी हो, तमाम उदाहरण। और जगदानंद प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहकर संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि का बोध हासिल कर लेते हैं। लेकिन जगदानंद क्या कोई चुनाव जितवाने की स्थिति में है? क्या कोई रणनीतिकार है? तो देखिए, अब यदि जो लालू यादव की ताकत, अब देखिए ना, सेकंड लाइन की हम बात करते हैं, दलित का कौन ऐसा नेता आरजेडी के भीतर रह गया जिसकी स्वीकारता पूरे बिहार में? जो थे भी वे और आगे बढ़े नहीं। मुसलमानों में देखिए, और जब आप तय करते हैं तो फिर अशफाक करीम जैसे व्यापारी, फैयाज अहमद जैसे व्यापारी, ऐसे व्यापारियों पर आपका भरोसा हो जाता है। और हिना साहब जैसे, जो आप साहबुद्दीन की पत्नी, पीछे छूट जाती हैं। यदि यह समझौता जो अब किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले किया गया होता तो परिणाम कुछ और अच्छे होते, भले सीट न जीतते लेकिन प्रतिशत वोट का तो बढ़ा होता ना। देखिए, अब हम लोग अभी तक नैरेटिव की बात कर रहे थे, परसेप्शन की बात कर रहे थे, अब आपने संगठन की बात उठा दी है। जो प्राथमिकता होनी चाहिए है तेजस्वी यादव की, चुनाव में जाने के पहले प्राथमिकता होनी चाहिए है। और जब आपने कहा सेकंड लाइन की बात कही तो हमको सारे चेहरे याद आने लगे जिन चेहरों को हम लोगों ने बिहार की राजनीति में देखा है, बहुत बाद तक देखा है। 2004 की सरकार तक में देखा है। रघुवंश प्रसाद सिंह होते थे, जगदानंद सिंह तो तब भी थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह बड़ा चेहरा थे, बड़े नेता थे। एक समय तो ऐसा था जब रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे, जगदानंद सिंह भी थे, प्रभुनाथ सिंह भी होते थे, ये सब लोग आरजेडी के नेता थे। अखिलेश अब्दुल बारी सिद्दीकी होते थे, अली असरफ फातमी होते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मोतिउर रहमान, तस्लीमुद्दीन होते थे। तस्लीमुद्दीन, आप नाम एक के बाद एक नाम गिनते जाइए, इतने बड़े नेता थे आरजेडी के पास, इतने बड़े नेता थे अपने अकाउंट पर। बल्कि दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास तो नेता ही नहीं थे अखिल बिहार के। वो तो सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा होता था और बीजेपी के संगठन की ताकत होती थी, जिस ताकत पर ये लोग चुनाव लड़े थे। बीजेपी और आरएसएस के संगठन की ताकत थी और नीतीश कुमार का चेहरा था। नेता तो सारे आरजेडी में थे, जिनका बड़ा समाजवादी बैकग्राउंड था और जनता के बीच पकड़ थी। तो उस तरह के नेता धीरे धीरे खत्म होते गए, निधन होता गया, हाशिए पर जाते गए। और एक समय ऐसा आया जब वैक्यूम हो गया, जब लालू यादव ने नेतृत्व सौंपा तेजस्वी यादव को, तो कोई नेता उनके साथ नहीं था उस तरह का जो नेता। और इतने वर्षों के बाद, अब तो 10 साल होने जा रहे हैं, 2015 में उप मुख्यमंत्री बन गए थे तेजस्वी यादव, तो अब 15 साल होने जा रहे हैं, 10 साल होने जा रहे हैं। इन 10 सालों में लाइन लीडरशिप तेजस्वी यादव ने नहीं तैयार की। उन्होंने इंटेलेक्चुअल लीडर जरूर है, मनोज झा इंटेलेक्चुअल हैं और दिल्ली में काम आते हैं, लेकिन वो संगठन का काम नहीं कर सकते हैं बिहार में। संजय यादव बहुत इंटेलेक्चुअल है और चुनाव रणनीति बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जाकर वो काम नहीं कर सकते हैं। वहां के नेता भी नहीं है उनकी जाकर वोट मांगे। तो कौन नेता है? शक्ति यादव, आप एक क्षेत्र विशेष के नेता हो गए, वहां उनको लोग जानते हैं, वहां वो पार्टी प्रवक्ता के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कौन नेता है? यादव नेता ही कौन है? तो ये तरह का जो छत्रप जो जरूरी होता है, छत्रप जैसे एक छत्रप सुरेंद्र यादव है, उन्होंने अपने दम पर चुनाव जीत करके दिखाया भी अपने लोकसभा चुनाव परिस्थितियों में, जब आरजेडी का फायदा नहीं हो रहा था तब भी। तो इस तरह के नेता तैयार करना, संगठन बनाना, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि अब बड़ा चेहरा कोई आसमान से उतरेगा, लेकिन अपने ही अंदर में किसी नेता को चुन करके आप उसको अथॉरिटी दीजिए, उस पर भरोसा जताइए और उसको बड़ा नेता बनने दीजिए। बिल्कुल बड़ा नेता बनने दीजिए, आप उसको मीडिया में स्पेस लेने दीजिए, उसको उसके पीछे साधन लगाइए और उसको बड़ा नेता बनने दीजिए। क्या है, लालू यादव तो नेता बनाने की फैक्ट्री थे भाई। देश में बहुत कम नेता है जिन्होंने नेता पैदा किए अपने नीचे। प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब उन्होंने हम लोग को, एक हमारा उस समय चैनल में जिसमें इंटरव्यू हुआ था, कि आडवाणी एकमात्र नेता है जिन्होंने अपने नीचे नेता पैदा किए। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने नीचे 1 दर्जन से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा नेता पैदा किए। वैसी प्रयोगशाला लालू यादव के यहाँ थी, वो लालू यादव नेता बनाते थे। नहीं, लालू यादव को देखिए, अजीत जी याद कीजिए, आपने तमाम नाम लिए, तस्लीमुद्दीन के नाम लिए, साहबुद्दीन के नाम लिए, अली असरफ फातमी के नाम लिए। वो पिछड़ों के नेता थे,
गरीबों के नेता थे, फिर यादवों के नेता हुए, लेकिन बावजूद इसके उनके पास कौन थे? रघुनाथ झा भी थे। वही बोले उनके रघुनाथ पास झा। कौन? अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे। हाँ, 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 उनके पास अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे। उनके हाँ, पास बैद्यनाथ पांडे भी थे। तो बिल्कुल। तो उन्होंने जब उनका बिल्कुल प्रभुत्व काल रहा, तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने अपनी राजनीति की, लेकिन जोड़े रखा, सिंबॉलिक रखा। तो चेहरों की कमी है। और देखिए, जब हम कह रहे हैं कि इन्हें अपना आधार बढ़ाना होगा, मुकेश सहनी को आपने जोड़ा। मुकेश सहनी के साथ बिहार के मल्लाह वोटर भी जुड़ गए। कितना प्रतिशत ट्रांसफर हुआ, यह तो गणना हो ही रही है। लेकिन देखिए, बीच में एक मतलब दुखद घटना घटी, मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो गई। मुकेश सहनी आपके साथ हैं। आपने कहा कि मुकेश सहनी बड़े भाई हैं, बड़ा आदमी बनाना है। लेकिन क्या परिस्थितियां हैं, इस पर भी मंथन होना चाहिए कि मुकेश सहनी की बात एनडीए में जाने की होने लगी। मुकेश सहनी कह रहे हैं मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें अच्छे भी लगते हैं। हुँ? वे कहते हैं कि बीजेपी दूसरी पार्टी है, मेरी पार्टी दूसरी है, आरजेडी की पार्टी तीसरी है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति कि मुकेश सहनी या जो भी आप जोड़ रहे हैं, उनसे आपके सारे रिश्ते, नाते, समझौते समय से हो जाना चाहिए, ताकि यह, यदि आपको डिप्टी सीएम घोषित करना है तो वह भी स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने कहा था लोकसभा चुनाव में बड़ा आदमी बनाना है। तो मंत्री तो बन ही गए, बड़ा आदमी क्या होता है? बड़ा आदमी फिर तो डिप्टी सीएम ही होता है, क्योंकि सीएम आपको खुद बनना है। और इसकी विवेचना हम लोग कई बार पहले कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुशवाहा मत टूटे हैं, उस तरीके से विधानसभा में नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। हाँ। क्योंकि एनडीए ने, देखिए, रफ्फू कर लिया। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने रहेंगे, भगवान सिंह कुशवाहा को नीतीश कुमार ने विधान परिषद में भेज दिया, उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जा रहा है। तो उधर जिसके बूते आपने लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता हासिल की, लेकिन कुशवाहा के लिए तो सीएम की वैकेंसी है नहीं आपके यहाँ। तो जहां भी आपको आधार बढ़ा रहे हैं, वहां अभी सब कुछ तय कर लीजिए, करना क्या है, करना क्या नहीं करना है। इसके लिए सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए तेजस्वी यादव को कि जो भी दूसरी जाति या दूसरे समूह का जब नेता इनके साथ आता है, तो वो लंबे समय के लिए भरोसा क्यों नहीं करता है। जी, पहले भी पिछले चुनाव में भी मुकेश सहनी साथ में थे, पिछले चुनाव में भी आपने उनको जोड़ने की कोशिश की, फिर क्या हुआ जो अलग हो गए वो। पिछले चुनाव में भी, पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा साथ मिलकर के चुनाव लड़े, फिर क्या हो गया जो वो अलग हो गए, वो क्यों नहीं उनको आप साथ ले सके, क्यों उनको फिर जब अगला चुनाव आया तो दूसरे गठबंधन में अपना बना करके एमआईएम वगैरह के साथ चुनाव लड़ना पड़ा, क्यों नहीं वो साथ में रह पाए। जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या मुकेश सहनी हो, सब किसी न किसी समय आरजेडी से जुड़े हैं या जुड़ना चाहे हैं। आप लंबे समय तक उनको सहेज करके क्यों नहीं रख सके अपने साथ? इस बात पर भी तो विचार करना चाहिए। आप या जो जो अपनी जो राजनीतिक पूंजी है आपकी, या तो उस पूंजी में उनको आप हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उस राजनीतिक पूंजी में वो हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं, या जब सत्ता की बात आती है तो उनको लगता है कि आप हिस्सेदारी नहीं दे सकते हैं सत्ता में उसमें। तो कहीं ना कहीं अविश्वास की तो स्थिति है। तो उस अविश्वास को आप कैसे दूर करेंगे? जो आपने कहा कि अगर समय रहते सारी चीजें आप घोषित कर दें, पहले से तय कर दें। और अभी देखिए, ये एक फॉर्मूला, जब पार्टी कमजोर होती है, जब बसपा कमजोर थी तो वो 6 महीने पहले कैंडिडेट अनाउंस कर देती थी। तो जब पार्टी कमजोर होती है, अपोजिशन में होती है, तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले चले जाइए, तैयारियों में पहले चले जाइए, आप सर्वे करा लीजिए, आप स्क्रीनिंग कमेटी बना दीजिए, आप अलायंस पार्टनर को कितनी सीटें देंगे, ये सब चीजें तय कर लीजिए, आप कर सकते हैं। तो एक तो ये करना चाहिए, इससे विश्वास बनेगा। और दूसरा, जो आपने कहा, ग्राउंड लेवल पर आरजेडी को दूसरे सामाजिक समूहों के साथ रफू करने की जरूरत है। जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, जो जमीनी स्तर पर जो समाज की अपनी एक सत्ता होती है, राज सत्ता अपनी जगह है, राजनीतिक सत्ता अपनी जगह है, पटना में कौन गद्दी पर बैठेगा वो एक राजनीतिक सत्ता होती है, पॉलिटिकल पावर अपना है, लेकिन एक सामाजिक सत्ता होती है, सोशल स्ट्रक्चर होता है पावर का, जिसमें अपनी हायरार्की होती है। तो जो सोशल स्ट्रक्चर में जो हायरार्की है, उसमें अगर पिछड़ी जातियों में, या अब सब मिलाकर के अभी यादव अगर सबसे ऊपर बिठा दिया है आपने, तो आप बाकी के नीचे के लोग जो बहुत नीचे न चले जाए, आप उनको अपने बराबर नहीं बिठाइएगा, उनको भरोसा नहीं दिलाइएगा, तो वोट के समय वो कैसे जुड़ेगा आपके साथ? तो जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करिए, जो सोशल सिस्टम का, सोशल स्ट्रक्चर की जो हायरार्की है, आप उसको एड्रेस करिए। आप मिलिए जुलिए जाकर के, बिल्कुल ग्राउंड के जो नीचे एकदम निचली जातियां हैं, जो
आप जैसे कितनी ही छोटी जातियां हैं, लालू यादव कैसे जोड़ते थे। हमको ध्यान है बिहार में वो आए थे मोतिहारी हमारे यहाँ, और किसी ने हम लोग की कहानी सुनते हैं कि किसी ने रामजी शर्मा को मिलवाया, तो उन्होंने पूछा कि कौन शर्मा है, तो भूमिहार शर्मा है कि बड़ा शर्मा है, तो लोगों ने कहा कि नहीं बड़ा ही शर्मा है, कुर्सी छाप पर चुनाव लड़ते हैं, कभी जीते नहीं, तो उन्होंने कहा कि इनको एमएलसी बना देते हैं, कोई बड़ा ही एमएलसी नहीं है, तो कोई बड़ा ही विधान परिषद या विधानसभा में नहीं है। सोचिए लालू यादव को बिल्कुल बिल्कुल ये तब की बात है जब 324 विधायक होते थे, और जी। उनको ये अंदाजा था एक एक विधायक की जाति, वो जानते थे कि कोई बड़ा ही नहीं है, तो रामजी भाई को, तो रामजी शर्मा एमएलसी हो गए। तो तेजस्वी यादव ऐसी कौन सी कोशिश कर रहे हैं कि आप बढ़ई को जोड़ें, आप मुनिया को जोड़ें, आप तेली को जोड़ें, आप लुहार को जोड़ें, आप कुमार को जोड़ें, किसको जोड़ रहे हैं आप? तो जिस तरह से लालू यादव बिल्कुल जमीन पर जाकर के जातियों को जोड़ते थे, अपने साथ लेते थे, ये कोशिश करते थे कि उसके मन में यादव का भय नहीं पैदा हो, ये काम करिए। सबसे पहले अपना उस ग्राउंड पर जाकर के उन जातियों को जोड़िए, फिर अपना संगठन जोड़िए, अपने संगठन में उनको स्थान दीजिए, फिर अलायंस पार्टनर्स के साथ अपना अलायंस तय करिए, फाइनल करिए, उसके बाद नैरेटिव के काम में लगिए, जनता के बीच जाइए और अभी से नैरेटिव बनाना शुरू करिए, धारणा नहीं, आप बनानी देखिए ना शुरू अजीत जी, आप नहीं। अजीत जी आपने जोड़ने की बात की। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ताती ततबा बिल्कुल नीतीश कुमार से नाराज है। बिल्कुल लालू यादव ऐसे ही मौके को तो तलाशते थे, नीतीश कुमार मुलाकात भी नहीं की, लेकिन तेजस्वी यादव ने कौन सी पहल कर दी, कौन सी बात आगे बढ़कर कर दी। हाँ, और देखिए दूसरी बात, हाँ देखिए अपराध का बुलेटिन इन दिनों लगातार जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, अच्छी बात है। विपक्ष की भूमिका में सचेत प्रहरी होना चाहिए, और इसकी शुरुआत भी बीजेपी वालों ने ही की थी। छोटी छोटी घटनाओं का भी बुलेटिन जारी किया करते थे, लेकिन अपराध का बुलेटिन आप जारी कर रहे हैं, आपको जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि यदि हमारी सरकार आई तो इस प्रकार की बुलेटिन जारी करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अपराध को कोई ऐसा नहीं है कि शून्य पर ला सकता है, लेकिन हाँ हम आपको, क्योंकि बिहार की जनता सबसे ज्यादा इसी बात से डरती है, जो डराते हैं नीतीश कुमार, जो डराते हैं सम्राट चौधरी, यदि हम हटे तो 2005 के पहले आप चले जाएंगे। तो तेजस्वी यादव सबसे पहले यह बिहार की जनता को भरोसा दिलाएं, और जो तबका उन्हें मानने को तैयार नहीं, जिस सामाजिक सत्ता की बात आपने कही ना, छोटे छोटे समूहों के साथ बैठक करें, उससे क्या आपत्ति है। प्रशांत किशोर आजकल क्या करें, किस तरीके से अपने को बड़े कर रहे हैं, सभी सब भाई उन्होंने ये सवाल उठा रहे हैं कि जितने दिनों की पदयात्रा हमने कर ली, जितने दिन हमने गांव में गुजार लिए, बिहार के किस नेता ने उतने दिन गांव में गुजारे हैं। तो इन सवालों का जवाब तो ठीक है, और आप विपक्ष के नेता हैं, सबसे ज्यादा सत्ता के दावेदार आप ही हैं, तो आपको तो सुधार करना होगा ना। जी बिल्कुल, इनको तो देखिए अभी तो जितनी बातें हम लोगों ने कही, इनको किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये अपने पिताजी के जीवन को ही पढ़ रहे होते। कितनी जातियों की रैली कराई थी, आपको याद होगा गांधी मैदान में कितनी अलग अलग जातियों की रैली लालू यादव कराते थे। बिल्कुल तो जातियों के अंदर, छोटी छोटी जातियों के अंदर उसकी बड़ी आलोचना होती थी सभ्य समाज में। उन दिनों तो एक बड़ी ये नई चीज थी। अब तो जाति की राजनीति एस्टैब्लिश हो गई, अब लोग इसको सहज रूप से लेते हैं। लेकिन जिस समय लालू यादव जातियों की रैली कर रहे थे, उस समय इसको बड़ा खराब माना जाता था कि कैसे समाज बांट रहे हैं लालू यादव। वो बांट नहीं रहा था, समाज जुड़ रहा था। जिस समाज को बिल्कुल अछूत मान के रखा जाता था और सामाजिक सत्ता में जिनकी कोई जगह नहीं होती थी, उन जातियों की रैलियां करके उनको मंच पर बिठा करके लालू यादव ने उनको सम्मान दिया। पहले उनकी एक सामाजिक पहचान बनी, उनकी एक सामाजिक शक्ति बनी, उनको अपना एहसास हुआ, अपने इतिहास का बोध हुआ, और तब उसको राजनीतिक पूंजी में बदला गया, जिसका लाभ उठा करके लालू यादव 15 साल रहे और नीतीश कुमार अभी 20 साल से। तो ये काम तेजस्वी यादव क्यों नहीं कर रहे? आरएसएस और बीजेपी कितनी बारीकी से उन लोगों ने, देखिए 10-20 साल पहले के किसी आदमी से पूछिए, हम लोग खुद ही नहीं जानते थे कि किसी दिन राजभर जो है, और ये सुहेलदेव समाज भारतीय समाज पार्टी बन जाएगी और ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े नेता हो जाएंगे, राजभर जाति की इतनी बड़ी पहचान हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो तमाम जातियों की पहचान बनी है, तो किसी न किसी राजनीतिक मूवमेंट से ही बनी है ना, किसी न किसी राजनीतिक आंदोलन से बनी है, सामाजिक आंदोलन से बनी है। तो उस तरह का काम करना चाहिए। उनके पास जितना समय है, उतने समय में वो अपना जो A to Z का आधार जो है, जिसको बड़ा करना चाहते हैं, वो बड़ा करें, उनको जोड़ें, उनके मन में बैठा हुआ भय समाप्त करें। और ये अपराध वाली बात जो है,
ये एक थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगी समझाना, क्योंकि फिर 2005 के पहले लोग ले आएंगे, अपराध की तुलना होने लगेगी, संगठित अपराध और छोटे अपराधों की बात होने लगेगी। तो उसको यकीन दिलाएं लोगों को कि अब वो समय गुजर गया, अब 2005 नहीं आने जा रहे। हम लोग जानते हैं 2005 के पहले का समय नहीं आना है, लेकिन ये यकीन दिलाने की बात है, और खासकर उस तबके को जो वल्नरेबल है, जो कमजोर है, जिसमें महिलाएं हैं, दलित हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, इन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे, तेजस्वी के साथ, तो बाकी सारी जातियां जुड़ेंगी, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ठीक है, यकीन दिलाना होगा। देखिए, तेजस्वी को आगे बढ़ना है तो यकीन दिलाना होगा, और गमछा लहराने से जो भय पैदा होता है, इसे नियंत्रित करना होगा। तो देखिए, बिहार में चुनाव की बात शुरू हो चुकी है, चुनाव की बात हम करते रहेंगे। अब चुनाव आमने सामने का होगा कि त्रिकोणीय होगा, यह वक्त बताएगा। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी का जन्म हो जाता है, तो क्या फिजा बनती, यह भी देखने की बात होगी। हमारी चर्चा जारी रहेगी। चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।